व्यतिकरण कक्षा 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यंग के प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना या यंग के प्रयोगों को समझाइए। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन के फिगर को हम अच्छे से समझ लें और सिद्धांत को अच्छे से समझ लें तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस डेरिवेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर दो प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगें मार्ग में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो वहां पर व्यतिकरण उत्पन्न होगा या वहां पर व्यतिकरण की घटना देखने को मिलेगी। और ये प्रकाश तरंगें जिस किसी बिंदु पर इनका व्यतिकरण हो रहा है उन बिंदुओं पर हमें पथांतर अगर पता हो जाए, पथांतर लैम्डा अगर पता हो जाए तो हमको पता हो जाएगा कि उस बिंदुओं पर या उस बिंदु पर बनने वाला जो फ्रिंज है वो लाइट होगा या फिर डार्क होगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक अलग चित्र बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें फिर से बताएंगे। वैसे तो ये चित्र ऑलरेडी एक बना हुआ है। देखिए, जैसा कि हमने बताया ये दो लाइट सोर्स हैं और इसको हमने नाम दे दिया लाइट सोर्स A और इसको नाम दे दिया लाइट सोर्स B। ये भी हो सकता है कि एक लाइट सोर्स इधर हो, वहाँ से आती हुई कोई तरंगाग्र इसे टकराए और ये एक स्रोत की तरह कार्य करने लगे, या हम यहाँ पर भी लाइट सोर्स मान सकते हैं। और इसके पीछे हम एक पर्दा ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? पर्दा ले लिया है। इस पर्दे का इस लाइट सोर्स से जो डिस्टेंस है वो कितना है? D है। इन प्रकाश स्रोतों से इस पर्दे के बीच की दूरी D है। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे, ये दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है D। इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी D है और इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच से हम एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, बिल्कुल मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींच लेंगे। तो अब होगा क्या कि ये जो दूरी D थी ये दो भागों में बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक D/2 हो जाएगा और नीचे भी D/2 हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना रखा है। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये बिंदु हमारा बिंदु O है और यहाँ से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर एक कोई बिंदु P है जहाँ पर व्यतिकरण की घटना हो रही है। O से x दूरी पर एक कोई बिंदु P है जहाँ पर व्यतिकरण की घटना हो रही है। तो अब देखिए ये प्रकाश स्रोत तो यहाँ है, तो इस प्रकाश स्रोत से एक तरंग इस बिंदु P पर आई होगी, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि दोनों प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणों के बीच जब अध्यारोपण होगा तभी यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होगी। तो मान लिया कि A से आने वाली प्रकाश किरण बिंदु P तक पहुँच गई और दूसरी प्रकाश किरण वो कहाँ से आएगी? वो आएगी बिंदु B से, और बिंदु B से आने वाली प्रकाश किरण भी यहाँ पर पहुँचेगी। मान लिया इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है। हमने लंबाई लिया है लेकिन लंबाई का मतलब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 है। अब इसके बाद क्या होगा? ये L2 और L1, देखिए ये बिंदु अगर हम गौर से देखें तो ये प्रकाश स्रोत इस बिंदु के ज़्यादा नज़दीक है और ये प्रकाश स्रोत इस बिंदु से ज़्यादा दूर है। वैसे तो ये बहुत पास पास होते हैं, लेकिन इसमें देखने से हमको साफ पता चला कि बिंदु B A की अपेक्षा ज़्यादा दूर है। तो इस स्थिति में L2 जो होगा वो L1 से ज़्यादा होगा। L2 जो होगा वो L1 से ज़्यादा होगा। तो अगर हमें L2 और L1 दोनों के बीच का डिफरेंस यानी L2 माइनस L1 पता हो जाए तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला फ्रिंज होगा वो कैसा होगा। तो देखिए L2 और L1 निकालना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर हम L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर निकालें तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अब L2 का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? देखिए L2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालने के लिए
हमको करना होगा ये, यहाँ से इस लाइन के बिल्कुल समांतर एक रेखा ऐसे खींच देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी d/2 हो जाएगी। हमने इस चित्र में भी बना रखा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और आगे दूरी कितनी है, d/2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x + d/2। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x + d/2। अब हमको अगर L2 ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना है, L2। देखिए तो L2 का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज P, अब इसका हमने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है तो इसको हम नाम दे देते हैं C, PCB में क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PCB में, और इसमें हम देखेंगे कि लेंगे तो L2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए L2 को हम कर्ण मान लें और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हम लिख देंगे त्रिभुज PCB में L2 का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर। तो PC कितना है, हम ऐसे लिख भी देते हैं, PC का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो L2 का स्क्वायर बराबर PC कितना है, देखिए P से C तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और आगे की दूरी d/2 है, तो हमने वैसे भी निकाल रखा है इसको x + d/2। तो यहाँ क्या रख देंगे, x + d/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, देखिए B से C तक की दूरी कितनी है, जितनी इन प्रकाश स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी है, अर्थात d। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, d और d का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। तो L2 का स्क्वायर तो हमको मिल गया। अब हमको किसका स्क्वायर ज्ञात करना है, L1 का स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है, L1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे L1 का स्क्वायर बराबर, तो जब हम L1 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, ये जो बिंदु स्रोत A है, यहाँ से एक प्रकाश किरण हम सीधे ऐसे ले आएंगे और ये इसके बिल्कुल समांतर आएगी। जो हमने एक, इसको कोई नाम नहीं दिया है लेकिन ये मान लेते हैं ये NO है, NO के बिल्कुल समांतर चली आई है। तो देखिए समांतर आई है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी d/2 ही होगी। तो फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखिए ये पूरी दूरी यहाँ तक x है और x में से कितना कम है, d/2। भाई x में से d/2 हट जाएगा तो जो दूरी बचेगी वो बचेगी x - d/2। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x - d/2। तो फिर हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज, ये बिंदु हम n मान लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज PNA में, और इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है L1, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितनी है, x - d/2, कितनी है, x - d/2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार इसका भी d ही रहेगा क्योंकि इस प्रकाश स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी d ही है। तो ये क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए हमको L2 का स्क्वायर मिल गया और L1 का स्क्वायर मिल गया। L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर क्या आया है, x + d का होल स्क्वायर। क्या है, x + d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस L1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, L1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, L1 का होल स्क्वायर। तो L1 का होल स्क्वायर कितना है, या L1 का स्क्वायर कितना है, x - d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे और उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, L2
का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। हमने एक सूत्र पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में L2 माइनस L1 और एक ब्रैकेट में L2 प्लस L1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब d/2 का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला हो जाएगा d स्क्वायर माइनस, अंदर देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब d/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस d स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 यानी 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स डी प्लस डी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अब ब्रैकेट हटा देंगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी निशान हैं वो सब बदल जाएंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स डी और माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर जो भी कटने वाला है उसको काट देते हैं, जैसे ये डी स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये कट गया, बचा क्या एक्स डी और एक्स डी, क्या बच गया एक्स डी और एक्स डी जुड़ के क्या हो जाएगा 2xd, ये किसके बराबर आया है 2xd बराबर आया है L2 माइनस L1 इंटू L2 प्लस L1 के। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था L2 माइनस L1, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे L2 माइनस L1 बराबर 2xd अपॉन L2 प्लस L1, क्या लिख देंगे L2 प्लस L1। इसके बाद देखिए क्या होगा, लिखेंगे 2xd अपॉन L2 प्लस L1। यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रकाश स्रोत जो दोनों होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 और L1 लगभग समान होंगे और समान होने की वजह से जोड़ने में हम इनको लगभग बराबर ही मान सकते हैं और हम मान सकते हैं कि जो L2 है वो भी D के बराबर है और जो L1 है वो भी D के बराबर है। तो इस केस में L2 की जगह भी D रख लेंगे और प्लस L1 की जगह भी D रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2xd अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा xd अपॉन d, ये आया है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू xd अपॉन d, ये हो गया। अब देखिए L2 माइनस L1 होगा क्या, इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंग L2 है और इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंग L1 है, तो L2 तरंग की लंबाई से L1 तरंग की लंबाई घटा देंगे तो जो तरंग बचेगी वही क्या कहलाएगी L2 माइनस L1, और वो तरंग ही डिसाइड करेगी कि बनने वाला जो फ्रिंज है वो दीप्त है या फिर अदीप्त है। यहाँ पर लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, क्या लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, फॉर लाइट फ्रिंज। देखिए दीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे L2 माइनस L1 इज इक्वल टू n लैम्डा, या हम केवल भी लैम्डा लिख सकते हैं, लेकिन हम केवल लैम्डा ना लिख के क्या लिखेंगे n लैम्डा, क्योंकि देखिए लैम्डा हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि
ये कोई प्रकाश तरंग चल रही है और हम जानते हैं कि किसी प्रकाश तरंग में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये दूरी क्या कहलाती है, यही दूरी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा कहलाती है। तो अब देखिए दूसरी प्रकाश किरण अगर लैम्डा दूरी से चलना शुरू करे यानी यहाँ से चलना शुरू करे तो वो कुछ ऐसे चलेगी और ऐसे जो लैम्डा दूरी से चलने वाली प्रकाश किरण है वो सदैव एक लाइट फ्रिंज ही बनाएगी। वो सदैव कैसा बनाएगी, एक लाइट फ्रिंज ही बनाएगी या दीप्त फ्रिंज बनाएगी। अब वो लैम्डा से चल रही हो या 2 लैम्डा से चल रही हो या 3 लैम्डा से चल रही हो या लैम्डा का कोई पूर्ण गुणज हो तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा दीप्त फ्रिंज ही बनाएगी। इसीलिए हमने दीप्त फ्रिंज के लिए L2 - L1 का मान कितना लिया है, n लैम्डा, यानी L2 ये L1 ये, यहाँ से अगर हम लंब डाल दें तो जो ये दूरी बचती है ये दूरी कितनी होनी चाहिए, लैम्डा या लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी दीप्त फ्रिंज बनेगा। तो वही हमने लिख लिया दीप्त फ्रिंज के लिए L2 - L1 बराबर n लैम्डा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ से L2 - L1 बराबर लैम्डा हो जाएगा, हमने क्या रख लिया लैम्डा इज इक्वल टू, और यहाँ से L2 - L1 हम क्या प्रूव किए हैं, x d/d। तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्मॉल लेटर d अपॉन कैपिटल लेटर d, इसके नीचे एक मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x d इज इक्वल टू, इसका इससे गुणा करेंगे तो d लैम्डा, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d, और ये हमारा क्या आ गया x आ गया। x क्या है, x है इस बिंदु से बिंदु P तक के बीच की दूरी या बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी। अब यहाँ पर x बराबर हमको मिल गया, हमको पता करना है फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई पता करने के लिए देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी फ्रिंज बन रही है वो दीप्त फ्रिंज बन रही है और वो फ्रिंज कौन सी है, एनवी फ्रिंज है। तो एनवी फ्रिंज के लिए ये क्या होना चाहिए, एनवी फ्रिंज के लिए मान लिया ये पहली फ्रिंज के लिए है तो एनवी फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, एनवी फ्रिंज के लिए जब एनवी फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो ये x ना होके xn हो जाएगा और ये d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d, इसको भी हम किससे गुणा कर देंगे, n से गुणा कर देंगे तो एनवी फ्रिंज के लिए इतना हो जाएगा। और हम अगर x प्लस xn प्लस 1वीं फ्रिंज को निकालें और उसमें से xnवीं फ्रिंज घटा दें, कहने का मतलब ये है कि xn प्लस 1वीं फ्रिंज निकालें और उसमें से xnवीं फ्रिंज घटा दें तो जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगी फ्रिंज की चौड़ाई, जिसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम 5वीं फ्रिंज निकालें और उसमें से 4थी फ्रिंज घटा दें तो हमको एक फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि xn प्लस 1वीं फ्रिंज निकालेंगे और उसमें से xnवीं फ्रिंज घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये बीटा इज इक्वल टू xn प्लस 1वीं फ्रिंज क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 करना है बस, d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d माइनस xn, तो ये दिया ही है n d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा n d लैम्डा प्लस इसका 1 से गुणा करेंगे तो d लैम्डा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा स्मॉल लेटर d माइनस n d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d। इसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये d दोनों के बटे में है, इसको अलग अलग कर लें तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d प्लस d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d माइनस n d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d लैम्डा अपॉन स्मॉल लेटर d। तो ये हो गई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये क्या हो गई, यही दीप्त फ्रिंज की
चौड़ाई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।